चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे माटी वाली, जिसके लेखक है विद्यासागर नैटियाल। हम कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का माटी वाला नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि घर घर में वह माटी बेचने का काम करती थी और लोग इसी नाम से उसे बुलाया करते थे। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव की थी, बहुत ही मेहनती थी। उसके घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, एक वो और एक उसका बूढ़ा पति, जो बहुत बीमार था और बाहर कमाने नहीं जा सकता था। दोनों के पेट भरने के लिए वो उसे काम करना पड़ता था। रोज़ कमाती थी और रोज़ अपने लिए खाने पीने का जुगाड़ करती थी। और कहते हैं कि उस शहर की मिट्टी लिपाई के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि वह शहर 2 नदियों के तट पर बसा हुआ था, भागीरथी और भिलंगना। इस कारण इसकी मिट्टी बहुत रेतीली थी, जो इस काम में नहीं ली जाती थी। जो वहाँ रहने आते थे वह माटी वाली को बुलाते थे और उसके ग्राहक बन जाते थे। और माटी वाली हरिजन थी, नाटे कद की थी और छोटे जाति की थी। उसने एक कनस्तर रखा था टीन का, माटी भर कर रखती थी और उस पर ढक्कन नहीं था। वह रद्दी के कपड़े का मोड़कर कुछ ढीली गोल जैसी ढीली की तरह की बनाकर अपने सर पर रखती थी और उस पर कनस्तर रखती थी। लोग उसका इंतज़ार किया करते थे, क्योंकि माटी खाना बहुत दूर था और वे माटी लाए इतना समय उनके पास नहीं था। माटी वाली सुबह उठती थी, माटी खाना जाती थी और माटी खोदकर घर घर पहुंचाया करती थी। माटी वाली घर जाया करती थी और घरों के मालिक उसे एक बचा हुआ साग, बासी भोजन दे दिया करते थे। और माटी वाली जब कोई रोटी देती थी तो वो क्या करती थी, आधा रोटी खुद खा लेती थी और आधा अपने बीमार पति के लिए रखा करती थी। उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अपने भाग्य को कोसती बैठे रहे, या अच्छा कहे या बुरा कहे, क्योंकि उसका पूरा दिन तो सुबह से शाम तक मेहनत करने में ही लग जाता था। मिट्टी खोदना, बेचना, ऐसा करते उसे शाम हो जाता था और वह घर पहुंचती थी। इस पाठ में लेखक एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि माटी वाली एक बार ठकुराइन के घर गई और ठकुराइन उन्हें चाय और रोटी खाने के लिए दी। वह देखती हैं कि उनको पीतल के गिलास में चाय दिया जाता है। वह आश्चर्य हो जाती है और बोलती है, लोग तो आजकल शहर में अपने पूर्वजों की पीतल कांसे की बर्तन तो बेच दिया करते हैं और उसके बदले में स्टील की बर्तन लिया करते हैं। ठकुराइन बोलती है, नहीं नहीं, मुझे पूर्वजों की चीज़ों से बहुत लगाव है। लेखक ने इस कहानी में बताया है कि पूर्वजों का सम्मान होता है, वह स्मृति चिन्ह के समान होता है। उसे औने पौने दाम में नहीं बेचना चाहिए, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। और एक बात इस किस्से में बताई गई है, जब मालकिन माटी वाली को चाय देती है और बोलती है, साग तो नहीं है, चाय के साथ तुम रोटी खा लो। वह कहती है, चाय तो बहुत अच्छा साग होता है ठकुराइन जी। फिर ठकुराइन जी कहती है, भूख तो अपने आप में एक साग होता है बुढ़िया। भूख मीठी होती है या भोजन। लेखक ने यहाँ भी कहा है, महत्वपूर्ण बात बताया है। वो कहते हैं कि भूख का स्वाद होता है और भोजन का नहीं। अगर इंसान को भूख है तो उसे कैसा भी खाना मिल जाए उसे बहुत अच्छा लगता है। वह अगर बहुत तेज भूख है तो वह सूखी रोटी भी बड़े प्यार से खा लेता है, स्वाद लेकर, उसे वो भी रोटी मीठी लगती है। माटी वाली और ठकुराइन के बीच में यह बातचीत होता है, संवाद होता है। एक और महत्वपूर्ण बात देखने को मिलता है। माटी वाली कहती है, ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वो अपने ठिकाने पर जाएंगे, पर मुझे तो देखने वाला कोई नहीं है।
मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वह कहीं और घर बसा ले या फिर सरकार से वह मुआवजा ले ले, क्योंकि लोग बांध बनाने के कारण वहाँ से हटा रहे हैं। फिर भी वह जब उस घर से निकलती है तो उसे आदेश मिलता है कि कल भी मिट्टी लाना, और रोटी मिल जाती। फिर वह एक रोटी अपना खाती और एक रोटी अपने पति के लिए घर ले जाती, और पहुंचने से पहले रात हो जाती। वह सोचती ही रहती कि उसके पास तो खेत भी नहीं है, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, जो झोपड़ी है वो भी किसी ठाकुर के ज़मीन पर है, और वह उसे झोपड़ी खड़ी करने के लिए बदले में उसे बिना मजदूरी के ठाकुर के घर में काम भी करना पड़ता है। वह सोचती जाती है कि वह अपने बूढ़े को आज सूखी रोटी नहीं देगी, क्योंकि वह एक पाव प्याज खरीद लिए और वह उसे ही तलकर रोटी के साथ देगी। यह भी वह सोचती है। उसका हाजमा भी तो कमज़ोर हो गया है, वो उसे एक रोटी देगी। फिर वह घर पहुंचकर देखती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वह ना चौंका ना घूमा, बदन ठंडा पड़ा था। अब बांध पुनर्वार के दफ्तर का दृश्य जिसमें साहब पूछ रहे हैं वहाँ कहाँ रहती है, अपने घर का प्रमाण पत्र लेकर आओ। माटी वाली बोली कि मेरी तो ज़िंदगी लोगों को मिट्टी देते ही गुजरी। साहब मैं कहाँ से कोई प्रमाण पत्र ले आऊँ, मैं तो गरीब और माटा खाना, बस यही मेरे पास है जिससे मैं माटी लाती हूँ। और साहब पूछते हैं क्या माटा खाना तेरे नाम चढ़ी है? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देंगे। तब वह कहती है मेरे पास कोई कागज़ नहीं है। तब वह कह देते हैं कि हम तो किसी भी तरह की मदद करने में असमर्थ हैं। बेचारी बहुत ज़्यादा हताश हो जाती है। तब कहती है कि बांध बनाने के बाद माटा खाना भी उसमें चला जाएगा, वह क्या खाएगी? यही तो उसकी रोजी रोटी का साधन था। और दफ्तर वाले हाथ खड़ा कर देते हैं और अपने आप को असमर्थ करके किनारा कर लेते हैं। इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते थे, तो तुझे खुद ही करना पड़ेगा। यह सुनकर बुढ़िया दुखी हो गई, बेचारी दुखी हो जाती है। और थीरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण से शहरों में पानी भर जाता है। शहर में हलचल मच जाती है। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगते हैं और पानी भर जाने से शमशान घाट डूब जाता है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के पास बैठकर दुख स्वर में हर आने जाने वाले लोगों से यह कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, अर्थात मरने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए स्थान मिल सके। ऐसा कोई स्थान रहना चाहिए कि वह तो नहीं डूबना चाहिए था। जीते जी गरीब को आपने मार ही दिया, कम से कम मर के उसे 2 गज जमीन तो दे दो। यही थी माटी वाली की कहानी। देखा बच्चों, आप लोगों ने माटी वाली ने अपना पेट भरने के लिए कितना मेहनत किया। सुबह से शाम तक वह माटी खोद खोद कर सब बेचा करती थी शहरों में। उससे सब शहर के लोग चूल्हे लीपना, घर लीपना, ये सब काम किया करते थे, क्योंकि उनके पास जो मिट्टी थी वह रेतीली थी, जिससे वह चूल्हा और घर लीपना संभव नहीं था। इसलिए और उनके पास इतना समय नहीं था कि वह माटा खाना जाए और मिट्टी खोद कर लाएं और घर लीपें। इसलिए वह माटी वाली से ही माटी मंगाकर घर लीपा करते थे। वही उन्हें खोद कर पहुँचाया करती थी और उसके बदले में उन्हें वो लोगों से बासी खाना या फिर रोटी दे दिया करते थे। इस तरह से माटी वाली अपना गुजारा करती थी। धन्यवाद।